अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे हम, और इसमें जो टॉपिक अब तक हमने डिस्कस कर ली थी वो था फोर्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने टॉर्क की डेरिवेशन कंप्लीट की थी कि अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर टॉर्क कितना होता है। फिर हमने बात की थी कि एक चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसके अंदर हमने चार्ज और मास रेशियो को कैलकुलेट किया था, और इसे हम जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। फिर हमने बायो सावर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने दो कंडक्टर्स के बीच में लगने वाली फोर्स को डिस्कस किया। फिर हम एम्पेयर्स लॉ डिस्कस कर रहे थे, और एम्पेयर्स लॉ हमने पढ़ा। एम्पेयर्स लॉ ये था कि अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाया जाए तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करें, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, तो उसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ यूज़ करते हैं, जो कि होता है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट बुक। तो बेसिकली ये एम्पेयर्स लॉ था। एम्पेयर्स लॉ की हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी जिसका नाम था सोलिनॉइड। तो हमने सोलिनॉइड को डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे टोरॉइड के बारे में कि टोरॉइड क्या चीज़ होती है। एप्लीकेशंस ही है एम्पेयर लॉ की सेकंड। फिर इसके बाद हम इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर हमारे अपकमिंग टॉपिक्स हैं। इमोशनल ईएमएफ हमारे अपकमिंग टॉपिक होंगे। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो टोरॉइड होता क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। तो टोरॉइड दरअसल सोलिनॉइड ही की तरह का होता है। सोलिनॉइड ही की तरह का है। सोलिनॉइड क्या था फिर? सोलिनॉइड एक ऐसी शेप होती है जिसमें हम जो है कॉपर यानी कंडक्टर्स को इस तरीके से हम शेप में लेकर आ जाएं। अगर किसी भी वायर को हम इस तरह की शेप में रखते हैं तो हम उसे सोलिनॉइड कहते हैं। उसमें से करंट को फ्लो करवा देते हैं, और इसके अक्रॉस फिर मैग्नेटिक, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बाहर तो वीक होती है, अंदर स्ट्रांग होती है, और वो हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया। वो मैग्नेटिक फील्ड थी P इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर इनटू करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो सोलिनॉइड है ये। अब अगर इसी सोलिनॉइड को सर्कुलर शेप में बनाया जाए, जो हमने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है, अगर मैं इसको सर्कुलर शेप में बनाऊं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इसी तरह वायर्स को जो है राउंड एंड राउंड करते गए, तो इस तरह की शेप आपको नज़र आ रही है जो कि सिमिलर टू डोनट शेप है। तो अगर आप ऐसे वायर्स को लपेट देते हैं तो फिर आप इसे बोलेंगे टोरॉइड। तो ये बेसिकली टोरॉइड है। तो टोरॉइड दरअसल क्या है? टोरॉइड दरअसल एक सर्कुलर सोलिनॉइड को कहा जाता है जिसमें आप कॉपर वायर को लपेटते जाते हैं। ये टोरॉइड कहलाता है। इसी तरह एक और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये टोरॉइड है हमारे पास। तो टोरॉइड दरअसल किसी भी वायर को आप राउंड शेप में लपेटना शुरू कर दें तो फिर वो टोरॉइड के बन जाएगा, और उसके अंदर से आपने क्या पास करना होगा? इलेक्ट्रिक करंट गुजारना होगा। अब हमें इस टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना है। तो मालूम करते हैं टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम मुख्तलिफ जगहों पे कैलकुलेट करेंगे। मुख्तलिफ जगहों से मुराद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम अलग अलग रीजन्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाहर की तरफ लूप नंबर 3 पर, एक कैलकुलेट कर रहे हैं लूप 2 पर, और एक कैलकुलेट करेंगे लूप 1 पर। लूप 2 कहाँ पर है, लूप 1 कहाँ पर है? तो लूप नंबर 3 जो आप बाहर येलो सर्कल देख रहे हैं, ये बेसिकली लूप नंबर 3 है। इसके बाद आप जो है जहाँ पर ब्लू और डॉट्स और इसके अलावा क्रॉस लगे हुए हैं, वहाँ पर एक सर्कल और बना हुआ देखेंगे। ये बेसिकली लूप नंबर हमारे पास 2 होगा। जबकि O के अराउंड एक और सर्कल है, ये हमारे पास लूप नंबर 1 होगा। हमें इन तीनों लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना है कि तीनों लूप्स के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो हमारे टॉपिक का पर्पस है ये, डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस टोरॉइड।
कि टोरॉइड बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी लूप 3 पर इनसाइड कितनी बनाता है, विद इन द कोर कितनी बनाता है। तो हमें इन तमाम बातों को आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करना है और तीनों जगहों पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना है। तो अभी हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो टोरॉइड है उसके ऊपर हमने वायर्स को कितने टाइम्स हमने फोल्ड करना है। तो हमने कहा हमने वायर्स को कितने टाइम्स फोल्ड करना है, हमने n टन्स लिखा है। तो n टन्स का मतलब क्या है, मे बी वी आर फोल्डिंग द वायर 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो इन जनरल वी आर सेइंग कि वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स। हमने वायर्स को कितने टाइम्स फोल्ड कर दिया, n टाइम्स फोल्ड कर दिया, और उसमें से करंट को पास करवाया, और करंट का जो अमाउंट था हमने उसको इन जनरल सपोज किया I के बराबर होता है। I मीन्स यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम डिटरमिन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर, यानी मैं बात करने जा रहा हूँ लूप नंबर 2 के हवाले से। लूप नंबर 2 ये रहा, मैं इस लूप के पूरी लूप को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना है। ये पूरा लूप है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये वाला लूप पूरा। तो इस लूप का जो रेडियस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r से। हमें इस लूप के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमने उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर दिया, उस मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर दिया b से। तो b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट, और स्मॉल r यहाँ पर है रेडियस फ्रॉम सेंटर टू लूप नंबर 2। ये जो पूरा रेडियस है इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर रेडियस के बाद हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उसकी वजह क्योंकि सेंटर से आप मूव कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएं तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, इस पॉइंट पर आ जाए सेम मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पर आए सेम मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम रहने वाला है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन डायरेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन में होगी, यानी सर्कल। बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो लूप बनाया वो तो सर्क्यूलर है। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और वो स्ट्रेट लाइन जो होगी बेसिकली टेंजेंट कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन बेसिकली क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाती है। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो सर्कल जो बन रहा था यहाँ पर, जो लूप नंबर 2 जिसको हम कह रहे थे, इस पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन जा रही है। डायरेक्शन इसका मतलब मुख्तलिफ है, मैग्नीट्यूड तो सेम है मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट पर, लेकिन डायरेक्शन वो डिफरेंट होती है। और वो किस तरफ होती है, तो आप डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उससे आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। अब इसके हम कंटिन्यू करते हैं अपने इसी बात को और मैग्नेटिक फील्ड मालूम करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड B मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए आपको कोई ना कोई एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है। तो हमने भी यहाँ पर ऑलरेडी लूप तस्वुर किया हुआ है, और वो लूप सर्कुलर है जिसको हम लूप नंबर 2 कह रहे थे। तो यहाँ पर लूप नंबर 2 एक एम्पियर लूप मौजूद है हमारे पास, और इस लूप के अंदर हमने स्मॉल पार्ट्स के अंदर इस लूप को डिवाइड कर देना है, स्मॉल लेंथ के अंदर डिवाइड कर देना, और हर एलिमेंट की जो लेंथ होगी उसको हमने डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल है। यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे मुख्तलिफ है। इसके लिए हमें अपने लूप को डिवाइड करके हर स्मॉल एलिमेंट जो लेंथ है स्मॉल एलिमेंट की, उस पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी पड़ रही है हमें। और एम्पियर्स लॉ भी यही है कि आप जो है अलग अलग हर एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करके उसका सम करें, तो वो सम किसके बराबर होगा, म्यू नॉट के बराबर होगा इनटू करंट इनक्लोज इन दैट लूप। उसके बराबर होगा म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 4/10⁻⁻⁷। और करंट इनक्लोज इस लूप के अंदर जितना भी करंट जा रहा है, इस लूप के अंदर जितना भी करंट मौजूद है उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस और डॉट का मतलब, जो ब्लू कलर में क्रॉस भी है और ब्लू कलर में डॉट भी बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या है,
तो हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखाना चाह रहे थे। डॉट का मतलब करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है और क्रॉस का मतलब करंट इनसाइड जा रहा है। तो करंट की बेसिकली डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन कुछ ये है कि यहाँ से निकल रहा है और क्रॉस यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो हमें जो हमारा लूप है वो लूप में जो करंट आ रहा है अंदर की तरफ जो हम बात करते हैं, ये लूप बेसिकली इस लूप के इनसाइड, क्योंकि करंट इनक्लोज का मतलब यही है लूप के अंदर जितना भी करंट है आप वो कंसिडर करेंगे, लूप के बाहर के करंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो लूप के अंदर जो करंट था वो डॉट की सूरत में हमने रिप्रेजेंट किया, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये करंट कितने टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से इस पर बात करेंगे। जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर करंट इनक्लोज कितना होगा? n इंटू आई। यानी यहाँ पर जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं डॉट की सूरत में, अगर ये 1 टाइम करंट आ रहा है तो 1 आई, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 आई, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो हमने यहाँ पर कह दिया n टर्न्स हमारे पास है तो इसका मतलब n आई लिख देंगे। तो देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो करंट इनक्लोज इज n आई होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो है अपने पूरे के पूरे जो है लूप को, एम्पीरियन लूप को स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया था और हर पार्ट की जो लेंथ थी वो डेल्टा एल के बराबर थी। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे और एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने करंट इनक्लोज की जो बात की थी वो n इंटू आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स और आई यहाँ पर करंट था, ये कैलकुलेट किया था। जबकि एम्पियर्स लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड थी जिसमें लिखा होता है सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल लिखा होता है, तो बेसिकली हमने डॉट को रिमूव किया है। ये वेक्टर था मैग्नेटिक फील्ड और ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ थी। तो जब मैं यहाँ से डॉट रिमूव करता हूँ, ये वाला डॉट, तो डॉट रिमूव करने पर मुझे लगाना पड़ता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वजह क्या है? कॉस थीटा की वजह ये है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात की थी हमें। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते हैं बेसिकली, और मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है बेसिक वो क्या होगा? यहाँ पर वो लेंगे जो कि लेंथ के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली दो कंपोनेंट बनेंगे, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पर बी कॉस थीटा को कंसिडर कर रहे हैं और एंगल कितना होगा? यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट है और लेंथ की डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वहाँ पर एंगल कितना लिया जाएगा? वहाँ पर एंगल 0 डिग्री माना जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह हमने कॉस 0 डिग्री लिखना है। ये करने के बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो कॉस 0 तो 1 हो गया और हमें मिल गया सिग्मा बी डेल्टा एल, यानी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बी डेल्टा एल, और लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड पे जो लिखा हुआ है वो है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये राइट साइड पर। अब इसके बाद जो समेशन यानी सिग्मा का साइन है इसको हमें शिफ्ट कर देना है। तो जहाँ पर डेल्टा लगा हो हमें सिग्मा साइन को वहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है कि बी चेंज नहीं हो रहा, बी यूनिफॉर्म है यहाँ पर। तो हमने सिग्मा का साइन जो शिफ्ट कर देना है वो किसके साथ शिफ्ट करना है? डेल एल के साथ। यानी हम पूरी की पूरी लेंथ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ एक जगह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम पूरे के पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाह रहे हैं कि इस पूरे लूप के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। तो हमने यहाँ पर सिग्मा साइन को कहाँ पर शिफ्ट कर देना है? डेल्टा एल के साथ शिफ्ट कर देना है। तो हमने सिग्मा लगा दिया डेल्टा एल के साथ। अब सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या है कि आपने जो लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक किया था उन तमाम एलिमेंट्स की लेंथ का टोटल करना है आपने। तो सिग्मा डेल्टा एल में जब हम लूप की लेंथ ही की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर उस पूरे एम्पीरियन लूप को डिवाइड किया था। तो हर लेंथ जो थी वो डेल्टा एल के बराबर थी, अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा एल सबको हमने डेल्टा एल का। जब मैं तमाम की तमाम डेल्टा एल को ऐड करता हूँ, का सम लेता हूँ, तो सम करने के बाद मुझे एक लूप कंप्लीट मिलता है जो कि सर्कुलर लूप होता है। और सर्कुलर लूप का जो डिस्टेंस होता है जिसके सर्कमफेरेंस भी कहा जाता है, वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर निकाला जाता है तो ये बराबर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी सिग्मा डेल्टा एल बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर। आर यहाँ पर रेडियस है फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस, ये रेडियस कहलाएगा आर। तो सिग्मा डेल एल का मतलब 2 पाई आर हो गया। हमें तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर डिटरमिन करनी थी कि इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इस पूरे लूप के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें डिटरमिन करनी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए जो 2 पाई आर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, हम इसकी जगह को तब्दील कर देते हैं और इसको डिवीजन में लिख देते हैं।
तो b का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो आप देख सकते हैं कि 2 पाई आर को हमने म्यू नॉट एन आई से डिवाइड में ला के लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर डिवाइड में होने के बाद हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, और वो एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको किसी सर्कुलर शेप की वजह से जिसमें करंट हम गुजारते हैं आई अमाउंट का, तो उसमें उसके कोर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो डिटरमिन करना है। तो वो डिटरमिन करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर का। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड विद इन द कोर, किसी भी कोर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है टोरॉइड के, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला सोलेनॉइड के फॉर्मूले से मुख्तलिफ है। सोलेनॉइड के में जो हमने बी निकाला था वो ज़रा कुछ और आया था, वो ये नहीं था। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ये थी म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टन्स पर मीटर और डिवाइडेड इनटू करंट आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये सोलेनॉइड के लिए है, और जो पिछला फॉर्मूला आप देख रहे हैं B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला भी मैग्नेटिक फील्ड का है, लेकिन ये फॉर्मूला हम किस केस में यूज़ करते हैं, जब हमें बात करनी हो टोरॉइड के केस की, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ये हमने लूप नंबर 2 को डिस्कस कर लिया कि लूप नंबर 2 के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट मौजूद है, उस पर बात की हमने। अब इसके बाद हमें और लूप पे भी बात करनी है। हमारे पास लूप 1 भी है, हमारे पास लूप 3 भी है। इन लूप्स के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसको हमें डिस्कस करना है। तो शुरुआत करते हैं लूप नंबर 1 से। तो लूप नंबर 1 हम देख सकते हैं, ये हमारे पास लूप नंबर 1, ये पूरा लूप नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। अब इस लूप 1 के अंदर जो है, इस लूप नंबर 1 के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लूप के पास लेंथ का फैक्टर तो मौजूद है, इसकी लेंथ तो है, यानी इसका सर्कमफेरेंस तो मौजूद है 2 पाई आर के बराबर, जिसको हम कहेंगे 2 पाई आर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर, जैसे हम कहते हैं करंट इनक्लोज्ड, तो देयर इज़ नो करंट इनक्लोज्ड इन दैट लूप, यानी करंट इनक्लोज यहाँ पर 0 के बराबर है। आपको पता है करंट है तो सही, लेकिन वो करंट लूप अंदर की तरफ बना हुआ है और करंट कहाँ पर है, करंट बाहर की तरफ हमने दिखाया हुआ है। इसका मतलब इस लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब आप ये कहेंगे यहाँ पर करंट इनक्लोज 0, यानी आई की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 लिखनी है। तो आई 0 यहाँ पर क्यों लिख दिया, करंट तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वो करंट इस एम्पीरियन लूप के बाहर की तरफ था। और एम्पेयर्स लॉ के अंदर हमें कौन से करंट को डिस्कस करना पड़ता है, जो लूप के अंदर होता है। जैसे गॉस लॉ के अंदर भी हम कहते हैं कि आपने गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज को डिस्कस करना होता है, गॉसियन सरफेस के बाहर रखे हुए चार्ज को डिस्कस नहीं करना होता। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एम्पीरियन लूप है और इस एम्पीरियन लूप में यहाँ पर करंट फ्लो करता है। लेट सपोज ये मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डॉट यानी डॉट ये बता रहा है करंट इनसाइड जा रहा है इस एम्पीरियन लूप के अंदर की तरफ, और एक और करंट है जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस क्रॉस से। ये करंट जो है, ये डॉट का मतलब बेसिकली यहाँ पर बाहर की तरफ करंट आ रहा है, क्रॉस का मतलब करंट इनसाइड जा रहा है। हमें जब एम्पेयर्स लॉ में करंट इनक्लोज की बात करेंगे तो यहाँ पर दो करंट है, ये I1 करंट है और ये I2 करंट है। तो हमें कौन से करंट को कंसीडर करना है, तो हम यहाँ पे I1 वाले करंट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वाला एम्पीरियन लूप के अंदर है। करंट इनक्लोज का मतलब यही होता है कि जो करंट एम्पीरियन लूप के अंदर है आप उसको डिस्कस करें, और जो एम्पीरियन लूप के बाहर है आप उसको डिस्कस नहीं करें। तो करंट इनक्लोज यहाँ पर क्या होगा, I1 के बराबर होगा। लेट से मेरे पास एम्पीरियन लूप तो है, लेकिन बहुत सारे करंट है, लेकिन वो सारे करंट एम्पीरियन लूप के बाहर है, I1 भी है I2 भी है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँ, कितना करंट इनक्लोज है, तो वी हैव नो करंट इनक्लोज इन दैट लूप बिकॉज ऑल द करंट इज आउटसाइड दैट लूप। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि इस लूप के अंदर तो कोई करंट मौजूद नहीं है, तो नेट करंट यहाँ पर क्या होगा, जो करंट इनक्लोज होगा यहाँ पर वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने तमाम डिस्कशन की है कि यहाँ पर जो है एम्पीरियन लूप तो मौजूद है, लेकिन इस एम्पीरियन लूप के अंदर किसी किस्म का कोई करंट मौजूद नहीं है। तो हमने एम्पेयर्स लॉ को यूज़ किया अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, और इस एम्पेयर्स लॉ के अंदर हमने सिग्मा बी डॉट डेल्टा म्यू नॉट करंट इनक्लोज की बात की, और करंट इनक्लोज को हमने 0 लिखना है। क्यों 0 लिखना है, तो अभी डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, 0 लिखने की वजह समझी हमने। इसके बाद सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि बी यूनिफॉर्म होता है तो बी तो बाहर आ जाता है, इंटू डेल एल, और डेल एल जीपी का सर्कल है, और सर्कल की जो लेंथ होती है सर्कमफेरेंस की 2 पाई आर कहते हैं उसे। तो खैर यहाँ पर जो है b इंटू 2 पाई आर में 2 की भी एक वैल्यू है, पाई की भी एक वैल्यू है, रेडियस भी इसके पास कुछ ना कुछ है।
लेकिन आंसर हम देख रहे हैं फिर भी ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो आंसर की वजह कौन है? ज़ीरो आंसर की वजह ये है कि यहाँ पर कौन मौजूद नहीं है, यहाँ पर रेडियस पाई और 2 तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर b मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 पाई r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। 2 पाई r की वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो फिर ज़ीरो आंसर क्यों आ रहा है? तो ज़ीरो आंसर हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई तो ऐसी टर्म है जिसकी वजह से आंसर हमें ज़ीरो मिल रहा है। वो टर्म कौन सी वाली है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपको आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि लूप नंबर वन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो के बराबर होगी। इससे पहले भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, वो लूप नंबर 2 इस लूप के हवाले से कैलकुलेट की थी। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के हवाले से कैलकुलेट की और वो कितनी मिल रही है हमें लूप के अंदर? तो हमें इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ज़ीरो के बराबर। अब हम लूप नंबर 1 डिस्कस कर चुके और इसके अलावा हम जो है लूप नंबर 2 डिस्कस कर चुके। अब इसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि लूप नंबर 3 के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो लूप नंबर 3 के मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर अगेन करंट इनक्लोज की बात करते हैं। क्या यहाँ पर भी करंट इनक्लोज ज़ीरो तो नहीं है? तो वो डिस्कस करते हैं। तो देखें लूप नंबर 3 ये रहा, लूप नंबर 3 ये रहा। तो लूप नंबर 3 में कौन कौन से करंट थे? लूप नंबर 3 में 2 करंट थे, एक क्रॉस और एक डॉट। तो मैं अगर इस पूरे लूप को आपको यहाँ दिखाऊं तो ये मेरे पास एक लूप नंबर 3 है और इस लूप नंबर 3 में करंट्स जो आ रहे हैं, एक करंट जो है वो क्रॉस की सूरत में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक करंट को डॉट की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन इनसाइड है, डॉट का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है। तो कन्वेंशन के थ्रू आप एक को मान लें पॉजिटिव, एक को मान लें नेगेटिव। लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको मान लूँगा ये वाला करंट कौन सा वाला होगा मेरे पास? दूसरा वाला नेगेटिव। यानी जितने भी करंट इनसाइड हैं वो मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, तो जितने भी करंट आउटसाइड होंगे उनको मैं नेगेटिव कहूँगा। अब इसके बाद इन दोनों करंट्स का मैं टोटल इफेक्ट देखता हूँ क्या होगा। तो जब नेट इफेक्ट निकालता हूँ इनका, तो आई प्लस और आई माइनस, तो आई प्लस और आई माइनस जब मैं करूँगा तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? ज़ीरो। तो यहाँ पर भी करंट जो है वो कितना हो गया? ज़ीरो। पिछली बार जो लूप नंबर 1 हम देख रहे थे, लूप नंबर 1 में तो करंट इनक्लोज था ही नहीं, लेकिन लूप नंबर 3 में हमने देखा करंट तो मौजूद था, लेकिन वो करंट का जो इफेक्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव वो कैंसिल हुआ और हमें क्या मिला? करंट इनक्लोज ज़ीरो मिला। तो अगेन एम्पियर्स लॉ हमने यूज़ किया, सिग्मा बी डॉट डेल म्यू नॉट टू करंट क्लोज। इसी तरीके से करंट इनक्लोज की वैल्यू हमने ज़ीरो लिखी है और ज़ीरो लिखने के बाद हमने कहा 2 पाई आर तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो आंसर ज़ीरो आने की वजह कौन है? तो 2 पाई आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू ज़ीरो हो रही है यहाँ पर, और वो क्या है? b इक्वल टू ज़ीरो। तो इन तमाम बातों को अगर हम समराइज़ करें तो हमने 3 जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम की टोरॉइड के। कहाँ कहाँ? लूप 1 में भी, लूप 2 पे भी और लूप 3 पे भी। लेकिन हमें एक जगह आंसर मिला, बाकी जगह हमें आंसर ज़ीरो मिले। और जो एक जगह में आंसर मिला इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी। यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी हमें म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यानी विद इन द कोर मैं आपसे कहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। लेकिन अगर लूप 1 की बात करते हैं या लूप 3 की बात करते हैं तो ये वो दो लूप्स थे जिसके अंदर हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली। तो टोरॉइड की आपको मैग्नेटिक फील्ड किस जगह मैक्सिमम मिलती है? आप कह सकते हैं टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी कोर के अंदर। अब इसके बाद हम इस टोरॉइड के मुतालिक एक न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 14.5। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है एक टोरॉइड मौजूद है और वो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोड्यूस करवानी है। कितनी प्रोड्यूस करवानी है मैग्नेटिक फील्ड? 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। जबकि इस टोरॉइड का जो रेडियस है सेंटर से लेकर जो हम लूप बना रहे थे उस लूप तक का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है और इस पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं? इस पर नंबर ऑफ टर्न्स 300 मौजूद हैं। हमें बताना है कि इस पर्पस के लिए कितना करंट चाहिए होगा। अगर मैं करंट ज़्यादा अप्लाई कर देता हूँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, कम करंट लगाऊंगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मुझे एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होता है। तो इस चीज़ को डिटरमिन करना है हमें। इसके बाद सेकंड पार्ट भी हमारा जिसमें कहा जा रहा है अगर ये टोरॉइड है, इस टोरॉइड को हमने लपेटना है। इस जो वायर्स हैं, जो 300 वायर्स हमने यूज़ किए, यहाँ पर 300 टन की सूरत में वायर्स यूज़ किए। अगर हम इस वायर्स को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, वाउंड करना शुरू कर देते हैं आयरन के बनी हुई चीज़ पर,
तो आयरन की बनी हुई चीज़ की जिसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो 300 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस। तो बताना हमें ये है कि ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड पे कितना फ़र्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को डिस्कस करना है कि अगर वो टोरॉइड को हम लपेटते हैं और उस टोरॉइड के बीच में वैक्यूम होता है और सेकंड के अंदर उस टोरॉइड को हम आयरन के फ्रेम पर लपेटते हैं, तो बताना ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फ़र्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इन केस ऑफ आयरन। तो इसका डाटा हम पहले डिस्कस कर चुके थे। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी के साथ 0 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ वैक्यूम, या वी हैव फ्री स्पेस, सो 2x-3 वेपर मीटर्स का इट्स मैग्नीट्यूड। सेकंड अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो म्यू नॉट बेसिकली परमिएबिलिटी जीरो मीन्स वैक्यूम या फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है 4/10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। रेडियस ऑफ टोरॉइड कितना था, 15 cm था, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, डिवाइड बाय 100 कराकर 0.15 मीटर बन चुका। नंबर ऑफ टन्स, इस टोरॉइड पे कितने नंबर ऑफ टन्स थे, तो हमने कहा इसके ऊपर नंबर ऑफ टन्स 300 हैं। मालूम करना था हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू आई कितना होगा, जबकि सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है परमिएबिलिटी 300 टाइम्स। तो परमिएबिलिटी का साइन म्यू होता है और ये किसकी परमिएबिलिटी है, ये आयरन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो 300 टाइम्स मतलब 300 इंटू मल्टीप्लाई करना है आपने, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। तो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट के बराबर होती है। मालूम करना है आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इन केस ऑफ आयरन, बी के साथ मैंने आयरन लिख देना है। अब इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हम सोल्यूशन करते हैं। पहले तो हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम टोरॉइड का फॉर्मूला यूज़ करें, जो ये क्वेश्चन टोरॉइड का है, और टोरॉइड के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2πr। अब हमें तो यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी नॉट की वैल्यू है 2x⁻³ म्यू नॉट की 4/10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 300 हैं, 2 पाई की वैल्यू और साथ में r 0.15। हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को पाई की वैल्यू से कैंसिल करा देते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। तो ये तो हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया। इसके बाद हमने ये किया यहाँ पर कि कैंसिल करवाने के बाद पाई को पाई से 2 और 4 कैंसिल हुआ, तो रह गया 2×10⁻⁷, 300 इंटू आई इंटू 0.5 से डिवाइड किया 15 से। ये करने के बाद 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद रह गया आपके पास 10⁻³ लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर रह गया 10⁻⁷, 300 इंटू करंट 0.15 रह गया डिवीजन में। हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0.15 जो डिवाइड हो रहा है, आपने इस 0.15 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई में लिख दिया साथ में। जबकि 10⁻⁷ और 300 ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो आपने इसको लेफ्ट साइड पर लाकर डिवाइड भी कराया। तो मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करवाया इन वैल्यूज से, तो हमें जवाब मिला आई का, और आई का आंसर मिला 5 एम्पियर के बराबर। यानी टोरॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो हमने कहा टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें कितना करंट रिक्वायर्ड होगा, 5 एम्पियर। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, 2×10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर के लिए हमें करंट उसमें से फ्लो करवाना है 5 एम्पियर का। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से कि आयरन की मौजूदगी में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आप देख सकते हैं बी नॉट की जगह बी आयरन और म्यू नॉट की जगह म्यू आयरन लिखा, जबकि म्यू आयरन यानी परमेबिलिटी ऑफ आयरन कितना होता है, 300 टाइम्स म्यू नॉट होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया म्यू यानी परमेबिलिटी ऑफ आयरन 300 टाइम्स एज कम्पेयर टू वैक्यूम परमेबिलिटी। इसके बाद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि म्यू नॉट हो गया, यहाँ पर इसके अलावा एन हो गया, आई हो गया, ये पूरा एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। और ये फॉर्मूला किसका हमें नज़र आ रहा है, म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2πr। तो ये फॉर्मूला बी नॉट का है, तो ये फॉर्मूला बी नॉट का है। तो हमें इस एक्सप्रेशन से ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आयरन जो होती है वो 300 टाइम्स होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम के लिहाज से। यानी अगर आप आयरन की बात करते तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड को कितना इंक्रीज करवा देता है, 300 टाइम एज कम्पेयर टू वैक्यूम। तो अगर मैं बी नॉट की जगह वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी थी, 2×10⁻⁻3 ये वैल्यू बी नॉट की है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जवाब मिलता है 610⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर।
जिसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 0.6 टेस्ला के इक्वल आंसर मिलेगा हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं आयरन के हवाले से। वैसे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 2 × 10⁻³ थी जब हम वैक्यूम को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जब आयरन को लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इजाफा हो गया। तो आज के इस लेक्चर को हम यही वाइंड अप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया टोरॉइड के बारे में। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।